सेम वॉल्यूम, कोई अगर कोई गैसेस है या कोई भी गैसेस है, अगर सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर और सेम वॉल्यूम में हो तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या, फिर नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे एवोगैड्रो का लास्ट टाइम देख लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स की हिस्ट्री होता है तो डाल्टन्स क्या थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे। उनका जब बर्थ हुआ था 1776 में हुआ था उनका बर्थ, ठीक है। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे उनके जो टॉपिक है उनका, उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया था कि एटम क्या चीज़ है, तो उसको कहा जाता है एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने जस्ट एटम के ऊपर ऑब्जर्व किया कि व्हाट इज एटम। तो उस समय क्या था, ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं हुआ था। तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि एटम थ्योरी, उस समय उन्होंने कहा था मैटर consists by indivisible atom। मैटर कंसिस्ट बाय इनडिविजिबल, देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनडिविजिबल एटम। उन्होंने उस समय कहा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी उन्होंने कहा कि मैटर कंसिस्ट बाय इनडिविजिबल एटम, यानी मैटर एक ऐसे पार्टिकल से बना है जिसको एटम कह रहे हैं। वो एटम क्या है, इंडिविजुअल, यानी उसको तोड़ नहीं सकते। इंडिविजुअल मतलब क्या है, उसको तोड़ नहीं सकते। हालांकि अगर रिसेंट साइंस के हिसाब से देखा जाए तो एटम भी किससे बना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बना है। लेकिन उस टाइम की जो डिस्कवरी थी उसमें ऐसा, उस समय डिस्कवरी वगैरह थी, इस तरह की डिस्कवरी नहीं हुई कि एटम किससे बना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, उस समय नहीं था। तो डाल्टन्स क्या मान रहे थे, जो भी मैटर है किससे बना है, इंडिविजुअल एटम से बना है। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने कहा एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट, उन्होंने कहा हर कोई एलिमेंट जो होता है, हर एलिमेंट का एटम्स है। अभी हर एलिमेंट का एटम की अपनी प्रॉपर्टीज है और अपना एक मास है, ये मैंने कहा था। सब एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे उन्होंने कहा था एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स has identical property and identical mass। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी एलिमेंट का जो आइटम है, सपोज एलिमेंट हम लोग कहते हैं, देखते हुए एलिमेंट हम लोग सपोज ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अभी जो ऑक्सीजन है, उन्होंने कहा था पर्टिकुलर एलिमेंट का आइटम, यानी ऑक्सीजन का आइटम क्या हो गया, ऑक्सीजन का आइटम मतलब क्या हुआ, सेंटर में प्रोटॉन कितने, 8 प्रोटॉन होंगे, सराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन, ठीक, 8 न्यूट्रॉन। हालांकि न्यूट्रॉन चेंज हो जाते हैं, वो तो रिसेंट साइंस में, उस समय पता नहीं था। तो उन्होंने कहा पर्टिकुलर एटम, पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम है उसका एक पर्टिकुलर मास होता है, ठीक है, उसका एक आइडेंटिकल मास होता है, और आइडेंटिकल क्या होती है, प्रॉपर्टीज शो करता है ना, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि इसके भी ड्रॉबैक्स है, ये क्या बात है, ये भी गलत साबित हुआ और ये भी गलत साबित हुआ, ये हम लोग देखेंगे। और एक दो थियरी की बात पॉइंट के बाद हम लोग देखेंगे ये कैसे गलत साबित हुआ, ये कैसे गलत साबित हुआ। ये तो आपको पता है, इंडिविजुअल एटम बोल दिया, एटम का डिविजिबल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी, इसके भी क्या है, ये उन्होंने कहा था कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम जो होता है उसका मास आइडेंटिकल होता है, ये कि सेम एटम, सेम ही एलिमेंट का एटम का मास क्या होता है, सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, और प्रॉपर्टीज क्या होती है, आइडेंटिकल। लेकिन इसके भी ड्रॉबैक्स, वो भी हम लोग देखेंगे। बाकी उन्होंने थर्ड पॉइंट कहा था कि जो कंपाउंड बनता है, उन्होंने कहा था कंपाउंड बाय कॉम्बिनेशन। उन्होंने कहा कंपाउंड किससे बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है। कैसे कॉम्बिनेशन से, कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन, कंपाउंड फॉर्म बाय फिक्स रेशियो लिखना जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ
एटम्स। उन्होंने कहा था कंपाउंड कैसे बनता है, कंपाउंड बनता है एटम के फिक्स रेशियो से बनता है। कंपाउंड बनता है कैसे बनता है, एटम के फिक्स रेशियो से बनता है। जैसे देखो कोई कंपाउंड में सिंपल हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन सा है, H2O, ठीक है H2O। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी जो कंपाउंड बन रहा है, जैसे ये H2O कंपाउंड है, किससे बना है, फिक्स रेशियो ऑफ एटम्स। कैसे फिक्स रेशियो, हमको क्लियर सा पता है इसका फिक्स रेशियो क्या है, बाय 2 हाइड्रोजन्स है एंड 1 ऑक्सीजन। इनका रेशियो क्या है, फिक्स। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, फिक्स। कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स होता है या फिर पर्टिकुलर कंपाउंड होता है, वो कैसे बनता है, किसी एटम के फिक्स रेशियो से बनता है। ये उनकी बात है, ठीक है, ये बात सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट मैंने कहा था जब केमिकल रिएक्शन होती है, मैंने कहा था जब केमिकल रिएक्शन होती है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम्स आर रीअरेंज्ड, ठीक है। एटम्स आर रीअरेंज बोलो या फिर रीऑर्गेनाइज बोलो, during the chemical reaction atoms are reorganized or rearranged to देखो क्या होता है during the chemical reaction जब भी होता है क्या होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट होता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम्स आर रीअरेंज्ड इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। एटम्स ऑफ रिएक्टर्स आर रीअरेंज्ड इनटू द प्रोडक्ट, इन्होंने कहा था ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ, यहां पे लिखना है एटम्स ऑफ रिएक्टर atoms of reactant rearrange into the product, ठीक है। मतलब कैसे, उन्होंने क्या बोला था कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या हो रहा, उनके जो एलिमेंट्स है, उनके जो एटम्स है वो सब रीअरेंज हो रहे और एक नया मॉलिक्यूल बना रहे। सिंपल सा एग्जांपल देख लो, हम लोग सिंपल एग्जांपल देखते हैं। एसिड NaOH प्लस HCl NaCl H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, NaOH HCl NaCl H2O। देखो ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। होता क्या है, जब हम लोग NaOH लेते हैं और NaOH को HCl में ऐड करते हैं या फिर HCl को NaOH में ऐड करते हैं, जो भी हो, इनको कहा जाता है रिएक्टेंट, क्योंकि हम लोग इनके बीच क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस करवा रहे हैं, इनको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद ये क्या बना, प्रोडक्ट बना। अभी जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट क्या है, इनसे पूरा अलग है ना, प्रोडक्ट पूरा अलग है, लेकिन एक चीज यहाँ पे, प्रोडक्ट अलग है लेकिन एक चीज यहाँ पे सेम है। क्या सेम है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पर भी सोडियम है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पर भी सोडियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पर भी Cl है। हुआ क्या है, सिर्फ रीअरेंज हुआ है। यहाँ का N किसके साथ चला गया, Cl के साथ, यहाँ का H किसके साथ चला गया, OH के साथ। तो क्या बना दिया, इस तरह का प्रोडक्ट बना दिया NaCl and H2। तो ये हुआ क्या है, जस्ट एटम का रीअरेंज हुआ है, कोई नया एटम यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। आप देखोगे जितने एलिमेंट यहाँ पे होंगे, जिस टाइप के एलिमेंट यहाँ पे होंगे उसी टाइप के एलिमेंट वहां पर भी होंगे, बट उनका अरेंजमेंट चेंज है, ठीक है। वहां पर कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं हुआ है, ठीक। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या कहा था उन्होंने कि जब भी रिएक्शन होगी एलिमेंट का रीअरेंज होगा और नए प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन कोई नया एलिमेंट जनरेट नहीं होगा। तो जैसे उन्होंने कहा था, एक हमने देखा था केमिकल कॉम्बिनेशन थ्योरी में, देखा था हम लोगों ने, और कंजर्वेशन थ्योरी, मास कंजर्वेशन थ्योरी में देखा था कि मैटर नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय। यहाँ पे भी होता है उसी तरह, यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एटम्स, है ना। एटम्स आल्सो, एटम के बारे में बता सकते हैं, एटम्स या फिर एलिमेंट नॉर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या होगा,
कोई भी आइटम नया नहीं बनने वाला, कोई भी आइटम डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला, उसका फॉर्म चल रहा होगा, उसका प्रोडक्ट चल रहा होगा, उसका अरेंजमेंट चल रहा होगा। तो ये उन्होंने बता दिया था डाल्टन्स ने अपने एटॉमिक थ्योरी में, लेकिन उनके ड्रॉबैक्स थे। उनके ड्रॉबैक्स देखो, फर्स्ट क्या था, मैटर कंसिस्ट बाय इंडिविजुअल एटम। ये बिल्कुल गलत साबित होगा बाद में, क्योंकि मैटर जो एटम है, एटम तो किससे बना है, प्रोटॉन से बना है, न्यूट्रॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है ना, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल, ये फंडामेंटल पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल से बने हैं। तो ये जो उनके जो स्टेटमेंट था, मैटर कंसिस्ट बाय इंडिविजुअल तो तोड़ नहीं सकते ऐसे एटम से बना है, लेकिन ऐसा नहीं, तोड़ सकते हैं आइटम को, ब्रेक कर सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिकल मास। ठीक है, उन्होंने कहा था कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम होता है उसका आइडेंटिकल मास होता है ना, ये आइडेंटिकल मास। चलो प्रॉपर्टीज में एक हद तक सेम रहती है, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है, अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखें डिफरेंट हो जाती है। देखो उन्होंने क्या कहा था, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए उसका जो होता है मास होता है, क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, फिक्स होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, फिक्स। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, देखो ये हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजन, लेकिन इसी ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है, ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन का आइसोटोप। ठीक है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, और ये क्या है, इसका आइसोटोप। ये दोनों में डिफरेंट क्या है, एटॉमिक मास में डिफरेंट, ये 16 है, क्या है 18। तो जैसे उन्होंने कहा था कि मास क्या, उन्होंने कहा था आइडेंटिकल मास होना चाहिए, आइडेंटिकल मास होता है, उन्होंने कहा था, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे क्या है 16, यहाँ पे 18, आइडेंटिकल मास है दोनों का, बिल्कुल भी नहीं, इसका 16 इसका 18 मैच नहीं हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, इसका गलत, ड्रॉबैक्स की स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो गया। और स्टेटमेंट क्या था उसका, प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, देखो अगर इसका एटॉमिक मास 16, इसका एटॉमिक 18 है, तो डेफिनेटली ये क्या, इससे ज्यादा डेंस होगा, प्रॉपर्टीज चेंज होगी, ज्यादा हैवी होगा, प्रॉपर्टीज चेंज होगी, ठीक है। तो ये भी फॉलो नहीं करता, तो ये उसका क्या था, ड्रॉबैक्स। लेकिन जिस जमाने में डाल्टन ने थ्योरी दी थी, उस जमाने में इतना रिसर्च हुआ भी नहीं था, तो लेकिन इस चीज से कुछ ना कुछ आगे वाले साइंटिस्ट को फायदा होगा। ये वाला स्टेटमेंट का जो था कि कंपाउंड फॉर्म बाय फिक्स रेशियो, और कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम बाय फिक्स रेशियो, वन इज फिक्स रेशियो। ठीक है, फिक्स रेशियो के फॉर्म से क्या होता है, कंपाउंड बाय जैसे H2 वगैरह, तो ये ठीक था ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये भी इनका जो था, ये भी स्टेटमेंट क्या था, ठीक था, बस ये दो स्टेटमेंट क्या थोड़ा से गलत थे। ये था डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। एटम का मास एंड मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले देखो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को क्या होता है, कैसे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट होता है जो भी है। लेकिन यहाँ पे सिंपली से इतना देखना है हम लोग को कि H2O, ठीक है, H2 हुआ, CO2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूल्स। इनका मास कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालो, हाइड्रोजन का मास निकालो, और कितने हाइड्रोजन भैया, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन का मास निकालो, उसके बाद कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इन दोनों का प्लस करो मास का, तो क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कॉमन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कॉमन चीज ये है कि हर कोई एलिमेंट किससे बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो जब भी मास की बात करते हैं तो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, उन दोनों इन सब का कॉम्बिनेशन होके, इन सब के मास का कॉम्बिनेशन होके क्या बनता है, एटॉमिक मास बनता है। लेकिन एटॉमिक मास अगर लिखने में से देखा जाए, जैसे आपको बता दूं, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, -27 kg, ये हाइड्रोजन का मास है।
हाइड्रोजन का मास तो कैसे 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। यहाँ पे ये क्या होता है, जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे या जो भी करेंगे तो क्या होता है, या फिर कहीं पे किसको बताना हो ना कि मॉलिक्यूलर मास का हाइड्रोजन का ये -27, तो थोड़ा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसको बाद में इजी बनाया गया। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में बात हुई थी तो स्टार्टिंग में क्या था, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो अभी की जो टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं थी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हमें क्या करना है, अपना कंपाउंड ऐड करना है या फिर कोई ऐसा एलिमेंट ऐड कर दो, हाइड्रोजन गैस ऐड कर दो, तो हमको क्या बता देती हो स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमको किसी उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट का मास बता देती है। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी है, ठीक है, उस टाइम नहीं है। तो उस टाइम हाइड्रोजन का मास इतना है नहीं पता था, उस टाइम हाइड्रोजन का मास इतना है ऐसा किसी को पता नहीं था। उस समय क्या था, वो लोग क्या सोचते थे पुराने साइंटिस्ट कि हाइड्रोजन का मास एक मान लेते, ठीक है, हाइड्रोजन का मास क्या मान लेते, एक। सपोज किया था उन्होंने, हाइड्रोजन का मास क्या सपोज किया था 1, और इसके थोड़ा हैवी वाला जो था, इसके थोड़ा हैवी वाला जैसे लिथियम है, इसका 2। तो इन्होंने क्या किया था कि मास कैसे मान लेता हाइड्रोजन का 1, और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बाकी का मास कितना आ रहा है। जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम तो हम लेने से उस टाइम डिस्कस हुआ नहीं था, लिथियम, जैसे लिथियम का मास होता है, लिथियम का एटॉमिक मास होता है लगभग 7 होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का मास उन्होंने एक देखा, तो इसके क्या मल्टीप्लिकेशन में मास कितना है वो देखते थे कि हाइड्रोजन में कितनी मल्टीप्लिकेशन मास है। तो जैसे लिथियम का कितने मल्टीप्लिकेशन मास है, 7 मल्टीप्लिकेशन में क्या मिल गया था, लिथियम का मास। तो उस समय क्या हुआ था, इस तरह से मास को देखा जा रहा था। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये जो था ये करेक्ट नहीं था कि 1 मान लिया है, कितना क्या पता है इसी को, और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रख दे रहे थे, है ना, तो ये गलत था। तो फर्दर क्या हुआ, डिस्कवरी थोड़ी एडवांस हो गई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सबको पता चल गया हाइड्रोजन का मास, ठीक है। तो बाद में पता चला हाइड्रोजन का मास तो इतना होता है, किलोग्राम में होता है, ठीक है, ये सब पता चल गया। अब क्या किया कि इसको मास तो पता चल गया, इस मास को सिंप्लीफाई कैसे करें, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हर जगह तो 1 पॉइंट समथिंग दैट 10⁻24 27 इस तरह लिखना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। चलो किसी हाइड्रोजन के लिए तो सही है, H2 के लिए ऐसा करने बैठोगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बना है एटॉमिक मास यूनिट। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बना है एटॉमिक मास यूनिट। सिंपली इसको डिनोट करते AMU। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट किसी भी एलिमेंट के मास को एकदम इजीली शो करती है, एकदम इजीली रिप्रेजेंट करती है नंबर्स में। तो वो इसको कैसे बनता है, तो एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली लिया कहाँ से, उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिसको स्टैंडर्ड समझते। तो हालांकि सबसे पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड समझ के उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन बाद में वो इग्नोर किया गया। बाद में क्योंकि हाइड्रोजन का इतना इजीली अवेलेबल नहीं है हमारे अर्थ पे अवेलेबल नहीं। अर्थ पे इजीली अवेलेबल क्या है, कार्बन ज़्यादातर पाया जाता है हर जगह। तो उन्होंने देखा कि कार्बन के आइसोटोप देखना, कार्बन के आइसोटोप में होता है कार्बन 12, आइसोटोप कार्बन 12, ठीक है। उन्होंने क्या किया, आइसोटोप कार्बन 12 का मास, ठीक है, CU10 का मास ऑफ CU10 लिया। ये स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट बनाने के लिए उन्होंने किया था, ठीक है। इसके पीछे कोई खास कोई राज नहीं है, सिंपलीफाई, हमको क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। तो उन्होंने क्या किया, कार्बन 12 का मास देख लिया, मास ऑफ कार्बन 12 होता है 1. देखो अभी जो मास में लिख रहा हूँ आपको याद रखने की जरूरत है। ये अगर इसका अगर न्यूमेरिकल तरीका क्या आता है मास का, तो मास क्या होते हैं जनरली इस तरह के मास क्या होते हैं, दिए रहते हैं। तो इसका मास होता है सर 1.99, कार्बन CU12 का मास 1.99264654 10⁻³ ग्राम। इसको उन्होंने कर दिया 12 से डिवाइड, ठीक है। उन्हें क्या किया, कार्बन 12 के मास को 12 से डिवाइड करके जो मास मिल रहा था, ठीक है, कार्बन 12 का मास यहाँ पे पॉइंट है 1.9, ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इस मास को क्या कर दिया 12 से डिवाइड किया, और जो मास मिला
10⁻²4। ठीक, ये जो मास मिला, इस मास को उन्होंने कहा कि ये जो मास है ग्राम में, ये मास हो जाता है 1 AU। ठीक है, क्या मिला, मास ऑफ कार्बन 12 का मास को क्या कर दो, 12 से डिवाइड कर दो। 12 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिल रही है वो किसके बराबर होगी, 1 AU के बराबर होगी। 1.66056 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टेक्निक होगी। इसको बोल दिया 1 AU, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट के अंदर अगर ग्राम देखा जाए, 1 एटॉमिक मास यूनिट को अगर ग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो कितना होता है, 1.66056 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्या करते हैं, हर एलिमेंट का AU में मास निकालना शुरू कर दिया। हर एलिमेंट का AU में मास निकालना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने लिखा अभी 1 AU की वैल्यू इतनी है, हमको करना है, फाइंड आउट करना है एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले क्या करो, हाइड्रोजन का मास देखो कितना है ग्राम में। हाइड्रोजन का मास ग्राम में है 1.6736 10⁻24 ग्राम। और डिवाइड क्या करना है, 1 AU का मास। 1 AU का मास कितना है, 1.66056। ये आपको घर पे कैलकुलेटर लेके इसको कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेट करोगे आप, उसका आंसर मिलेगा 1.0078 AU। इसको आप लोग ऐसे कर दो 1.008 AU। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या मिल गया हम लोग को, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ किसका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट कितना मिला, 1.008। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास यूनिट निकालना, तो सबसे पहले उस एलिमेंट का मास देखो ग्राम में कितना है, उस एलिमेंट का मास देखो ग्राम में कितना है, और उसको किससे डिवाइड कर दो, 1 AU के मास से डिवाइड कर दो 1.6 से। और 1 AU मतलब क्या होता है, C12 का 1/12 ऑफ C12 का कार्बन 12 का 1/12 मास, यानी क्या होता है 1 AU। ओके, अभी जैसे AU ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, AU ऑफ ऑक्सीजन का भी होगा, AU ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं, AU ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का मास देखो, ऑक्सीजन का मास है ग्राम में, ऑक्सीजन का मास ग्राम में 2.656692 into 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, डिवाइड बाय 1 AU का मास, मिलता है 15.98 AU। इसको क्या कर दो हम लोग 16 राउंड फिगर कर दो, है ना। 15.998 को क्या कर दो, राउंड फिगर में क्या कर दो 16 कर दो। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या मिल गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट कितना है, 16। तो क्या इजी लग रहा है हम लोग को, इजी क्या लग रहा है, हम लोग को क्लियर पता चले। ग्राम के चक्कर में पढ़ेंगे तो कितना मुश्किल काम लगेगा हमारे कैलकुलेशन के टाइम में भी। 2.6569 10⁻⁻23 काफी लेंथी हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना काफी जरूरी होता है, और इसको सिंप्लीफाई किया AU से। 1 एटॉमिक मास में से डिवाइड कर दो ग्राम, जो ग्राम में मास उसको बन जाएगा एटॉमिक मास यूनिट। तो ये भी सिंप्लीफाई 1600 क्या है, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का सिंप्लीफाई मिल गया आपको 1.0078। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी हमारे लिए याद करने के लिए इजी है कि एटॉमिक मास यूनिट के अंदर हम लोग को किसी भी एलिमेंट का मास याद रखना इजी है। जैसे मैं आपको बता दूं कि सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये सारे बहुत सारे एटॉमिक मास मुझे याद है। तो ये मुझे याद क्यों है, अगर ये इस तरह ये वाले ग्राम में अगर याद करना होता मेरे टफ होता, एलिमेंट में इजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास देखने से पहले एक बात देख लेते हैं, जो एटॉमिक मास यूनिट है ना, ये आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट में क्या होता, जो नेम एटॉमिक मास यूनिट 3 वर्ड लग रहे थे ना, इसको और सिंप्लीफाई किया गया था U से। AU के हम लोग के U से भी शो कर सकते हैं। U का अभी जो रिसेंटली जो आपके पीरियोडिक टेबल या फिर आपके जो टेक्स्ट बुक के पीछे दिए गए एटॉमिक मास,
वो एटॉमिक मास यूनिट ही है और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया है यू से। यू को भी क्या बोलते हैं यूनिफाइड मास, इसको और नाम दे दिया यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास यूनिट थोड़ा लेंथी हो तो वो सिंप्लीफाई कर दिया यूनिफाइड मास, बस और कुछ नहीं। 16 यू रख दो, 16 यू रख दो, क्या काम हो गया 16.00 यू हो गया मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास देखो, एवरेज एटॉमिक मास में क्या होता है, सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है क्या एक्चुअली, इसको समझने से पहले देखो हम लोग आइसोटोप पढ़े, ठीक है। आइसोटोप को ब्रीफली समझेंगे हम लोग आफ्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर, जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर सेकंड चैप्टर, उसके बाद और ज्यादा ब्रीफली समझेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि आइसोटोप्स, ठीक, आइसोटोप में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट होता है जैसे कार्बन 6, ठीक है, कार्बन 6, कार्बन 6, ठीक है, ये तीनों क्या है कार्बन, लेकिन इन तीनों कार्बन का भी मास देखो, इसका होता है 12, इसका 13, इसका 14, ठीक है। तो इनका जो एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, इनका क्या है अलग अलग है। ये है क्या, ये तीनों के तीनों एलिमेंट किसके कार्बन के, लेकिन इसका मास क्या अलग अलग है। तो क्या होता है, और यहाँ पर एक सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये जो नंबर होते हैं ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने क्या होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और नंबर जो एटॉमिक मास कैसे बनता है, न्यूट्रॉन का मास एंड प्रोटॉन का मास दोनों के मास से मिलकर बनता है। तो इस 12 में से क्या 6 क्या है, 12 में से 6 क्या है प्रोटॉन है, बाकी 6 क्या है न्यूट्रॉन। इस 13 में से 6 क्या है, इस 30 में से 6 क्या है प्रोटॉन, बाकी के बचे 7 क्या है न्यूट्रॉन, बाकी बचे 7, ठीक है। 13 माइनस 6 कर दो 7 न्यूट्रॉन होंगे, 14 माइनस 6 कर दो, इस 14 में 6 तो प्रोटॉन होंगे, तो 40 माइनस 6 कर दो बचे कितने 8, वो 8 क्या होंगे वो न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है न्यूट्रॉन आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटोप्स। ये क्लियर है। और एवरेज एटॉमिक मास क्या है, हमारे पीरियड टेबल में कार्बन की अगर बात करते हैं, जब भी कार्बन का जो एटॉमिक मास दिया जाता है तो वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। कार्बन का जो मास होता है वो क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास। तो और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला ये है कि ये तीनों के तीनों कार्बन क्या होते हैं एक साथ होते हैं। तीनों कार्बन, हर कोई भी कार्बन होगा, चाहे आप डायमंड ले लो, चाहे कोल ले लो, या फिर किसी भी कंपाउंड ले लो, ये तीनों के तीनों कार्बन रिप्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। लेकिन इनकी जो उसकी जो लाइफ टाइम होती है, लाइफ ईयर होता है अलग अलग होता है, उसको बाद में देखेंगे, बहुत बिग चैप्टर है। हम लोग को सिर्फ इतना समझना है ये तीनों एक साथ होते हैं, जहाँ पर भी कार्बन होगा वहाँ पे तीनों एक साथ होंगे, लेकिन इनका एबोडेंस जो होता है, इनका एबोडेंस चेंज होता है। इनका एबोडेंस देखो, इनका जो परसेंट एवरेज क्या होता है डिफरेंट सबसे ज्यादा होता है इसका 90, इससे सबसे ज्यादा फिर किसका होता है 1 पॉइंट समथिंग, और इसका क्या होता है बहुत कम 200 - 10 ये होता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू में लिख लेता हूं यहाँ पे, इसका जो परसेंटेज होता है 98.89%, इसका होता है 1.108%, इसका होता है 221 - 10%, ठीक है। सबसे कम परसेंट किसका है C14 का। ये दोनों रेडियोएक्टिव होते हैं, और रेडियोएक्टिव तो नहीं बोलते, रेडियोएक्टिव इनकी लाइफ हाफ लाइफ ये कम होती है, ठीक है। तो ये रेडियोएक्टिव होते हैं, तुरंत स्टेबल होते हैं, तुरंत रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज याद रखें हम लोग को कि कोई भी कार्बन होगा
जहाँ पर भी कार्बन से बनी कोई चीज है, फिर कार्बन ही हो, कोयला हो, ग्रेफाइट हो, एरोट्रोप्स कहते हैं ना, ग्रेफाइट है, कार्बन है, कोल, ठीक है, ये सारे एरोट्रोप्स सब कार्बन के हैं। तो वहाँ पे तीनों चीज साथ में होगी, लेकिन इनका परसेंट क्या होगा, कम। सबसे ज्यादा परसेंट कौन होगा, सीटीआर होगा, सबसे ज्यादा परसेंट इसका होगा, फिर कुछ क्वांटिटी में ये होगा, कुछ क्वांटिटी में ये। तो एवरेज मास यूनिट क्या निकाला जाता है, तीनों का परसेंटेज, तीनों का एटॉमिक मास को प्लस करके एवरेज मास यूनिट निकाला जाता है। देखो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले एवरेज पता चल गया हम लोग को, इनका एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। इनका एटॉमिक मास लिख लेते हैं यहाँ पे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इन इसका तो पता है, इसका तो क्लियर है, 12.01, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका भी 13.00335, इसका है 14.00317, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एटॉमिक मास यूनिट है। और एवरेज एटॉमिक मास क्या लिखा जाता है, तीनों एक साथ होते हैं, इसलिए क्या होता है, इनका एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालना जरूरी है। वो कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले देखो एवरेज मास एटॉमिक यूनिट, एवरेज एटॉमिक मास यूनिट, एवरेज एटॉमिक मास यूनिट क्या लेंगे हम लोग, एएमयू में निकालते हैं ना, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं हम लोग एएमयू में। तो सबसे पहले क्या होता है, एवरेज निकालना, तीनों का प्लस कर लो, ठीक है, परसेंट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले वो क्या है, 98.89% क्या है, सीटेड, सीटेड के लिए तो 98.89 इंटू कितना मिला है, 12.0, इसका परसेंटेज, इसका परसेंट 1.10, इसका मास 13.0035 प्लस इसका परसेंटेज 2 इंटू इसका मास 14.0317, ठीक है। इनका आप टोटल कैलकुलेट करोगे, ठीक है, टोटल कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करके प्लस कर दोगे, इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मिस्टेक से लिखते हो ये वाला, इसको मत लिखना, इसको 12 ये पूरा 12 है, पूरा नीट 12 है, 0000, ठीक है, पूरा क्लीन 12 है। इसका तो देखो, इसका जो एवरेज जो मास आ रहा है, एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है कैलकुलेट करके, इसका एवरेज एटॉमिक मास था 12.011। तो जो बुक के पीछे दिया है, जहाँ पे हम लोग जनरली यूज करते हैं, वो हमेशा क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है, जो हमको बताया जाता है। किसी भी एलिमेंट के क्या होता है, वो एवरेज एटॉमिक मास। अब इसके आइसोटॉप्स है, तो कोई ऐसा एलिमेंट, जैसे हम लोग बात करते हैं, कोई ऐसा एलिमेंट जिसका आइसोटॉप नहीं है, जैसे हम लोग बात करें सोडियम, सोडियम का कोई आइसोटॉप नहीं है, वो सोडियम सिंगल है ना। जैसे इसके आइसोटॉप बने ना, इसके अलग अलग आइसोटॉप, सोडियम का कोई आइसोटॉप नहीं, सोडियम सिंगल है। तो इसका एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या है, वही उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या है, वही है जो इसका सोडियम 11 का एटॉमिक मास है। तो इसके लिए नहीं देखा जाता, एवरेज एटॉमिक मास जनरली क्या होता है, जिनके आइसोटॉप है उनके लिए निकाला जाता है, ठीक है। और जो भी रिप्रेजेंट होता है बुक के अंदर, वो एवरेज एटॉमिक मास से होता है किसी भी एलिमेंट के लिए। तो एवरेज एटॉमिक मास क्लियर यहाँ से, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। So next है molecular mass. मॉलिक्यूलर मास बहुत सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास में सबसे पहले देखो कि कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एलिमेंट से बनता है, उसके
एलिमेंट्स देख लो, एलिमेंट का मास देख लो, एलिमेंट का मास याद कर लो। एलिमेंट का मास याद भी कर सकते हैं, आपको याद भी करना है। नियर अबाउट आपको 30 तक तो आपको एलिमेंट के मास याद होना चाहिए। 30 नहीं 30 20 तक तो आपको याद होना चाहिए। तो 20 तक एलिमेंट के आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, ठीक। जैसे हम लोग देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे देते हैं। सपोज कोई एग्जांपल, कोई मॉलिक्यूल है CH4। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर एलिमेंट कितने। सबसे मॉलिक्यूलर मास निकालने में सबसे पहले क्या देखो एलिमेंट कितने हैं। यहाँ पे दो टाइप के एलिमेंट, एक क्या है कार्बन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। तो कैसे इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? मास ऑफ कार्बन, ठीक है। पर कार्बन कितना है, कार्बन है कितने, ओनली वन कार्बन इसके अंदर, ठीक है। प्लस मास ऑफ क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल इसके अंदर, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। मास ऑफ कार्बन हमने अभी देखा, मास ऑफ कार्बन कितना है 12.011। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1.007, ठीक है। ये कर तो टोटल इसका आंसर बनेगा 16 पॉइंट समथिंग, इसका आंसर बनेगा 16 पॉइंट समथिंग। एग्जैक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे 16.043 AMU। ए भी लिख दो या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यू भी बोल दो, ठीक। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। अभी जैसे देखो और मॉलिक्यूलर मास जैसे किसका निकाला, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला, बहुत सिंपल है। कार्बन कितने, ओनली वन कार्बन है। कार्बन का मास कितना है, सीधा सीधा लिख दो, कार्बन का मास 2.011 है। कितना कार्बन, ओनली वन है। कार्बन कितना है, ओनली वन कार्बन है। चलो ठीक है। मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन का मास पता है कितना है, ऑक्सीजन का मास 16 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन है कितने, 2, निकल जाएगा। CO2 का मास निकल जाएगा। CO2 का मास टोटली कैलकुलेट करोगे तो होता है 44, ठीक है। इस तरह किसी मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास में और कुछ खास नहीं है, इतना ही है। प्रॉब्लम्स है इसके अंदर, प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करना। मॉलिक्यूलर मास के प्रॉब्लम्स है ग्लूकोज वाली, वो तो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल नहीं है, इतना इजी एग्जांपल है, आप कर सकते हो। फिर आपको सॉल्व कर दूं मैं तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए आप खुद ट्राई करना। फॉर योर होमवर्क आप ट्राई करो। शुगर C10H22 ओविलियम, इसका मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट करो, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने में थोड़ी में बता दो क्या करो। सबसे पहले कार्बन देखो, कार्बन है, कार्बन का मास इसके अंदर लिख दो, ठीक है। कार्बन का मास इनटू कार्बन कितने, 12, ठीक है। कार्बन का मास ऑफ कार्बन इनटू 12 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है कितने 22, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू 22 प्लस हीलियम। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 11, ठीक है। इस तरह से फिर क्या करना, सब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर तीनों प्लस कर तो क्या मिल जाएगा, शुगर का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। सॉल्व करना, देखो कार्बन का मास हमको पता है 12, इसका 1, इसका क्या आता है 16। सॉल्व भी कर लेते हैं, चलो। बट आई थिंक यू शुड ट्राई एट होम, ओके। इसको आप खुद ही ट्राई करो, होमवर्क में कैलकुलेशन लेके कर लो, क्योंकि बुक में ग्लूकोज का दे रखा है, ग्लूकोज का सिंपल है इसकी कंपेयर में, तो ये आप ट्राई करो। उसके बाद ग्लूकोज वाला खुद ट्राई करना, ठीक है। बुक में भी दे देते हैं। और कोई प्रॉब्लम्स और भी हो सकती है जैसे ये वाला भी आप ट्राई करो, तो इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालो आप Na2CO3, Na2CO3। सोडियम का मास होगा 23 पॉइंट, नहीं 23 पॉइंट नहीं होगा, 23 होता है। सोडियम का मास होगा 23। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, कार्बन 1 है, सोडियम कितने 2। इस हिसाब से इसका भी कैलकुलेट करके रख देना, ठीक है। इसका भी कैलकुलेट करके बता देना।
नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट है फार्मूला मास। देखो फार्मूला मास, हालांकि फार्मूला मास क्या होता है मॉलिक्यूलर मास के साथ जैसे कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फार्मूला मास हम लोग वर्ड ये कब यूज करते हैं जब मॉलिक्यूल किसी सेपरेट फॉर्म में ना हो। जैसे बात करते हैं हम लोग, एक सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं। जैसे H2O है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन दोनों क्या एक दूसरे से दूर है ना, दूसरे से दूर है। मॉलिक्यूल से अपने फॉर्म में क्या फ्री फॉर्म है, ये मॉलिक्यूल्स अपने मॉलिक्यूल के फ्री फॉर्म में, ये H2O है, ये भी H2O अपने मॉलिक्यूल के फ्री फॉर्म में, ठीक है। तो मॉलिक्यूल फ्री मॉलिक्यूल है H2O, इससे क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसी लेटिस स्ट्रक्चर, लेटिस स्ट्रक्चर है, इसको आपको क्रिस्टल, आपको जनरल लैंग्वेज में क्रिस्टल बोल दो, क्रिस्टल हालांकि नहीं यूज किया जाता है, लेटिस स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। जाली में मास स्ट्रक्चर, लेटिस का मतलब होता है जाली, है ना। तो होता क्या है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे एग्जांपल है कि फार्मूला मास कैसे मॉलिक्यूल्स के लिए कैसे एलिमेंट्स के लिए, कैसे मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया जाता है। हालांकि मॉलिक्यूल्स नहीं होता, लेटिस होता है। सोडियम क्लोराइड के लिए यूज किया जाता है फार्मूला मास। इसको फार्मूला मास क्यों यूज करते हैं, देखो क्योंकि क्या होता है सोडियम और क्लोराइड क्या होता है एक दूसरे के साथ अटैच तो होते हैं, लेकिन एक सोडियम के सराउंड में 6, जब हम लोग लेटिस की बात करते हैं ना, सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है हमारे घर में हम लोग नमक खाते हैं नॉर्मल टेबल सॉल्ट, वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो उसके अंदर होता क्या है, उसका अरेंजमेंट होता है, सोडियम और क्लोरीन का अरेंजमेंट होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। इसमें क्या बाकी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इस तरह क्या होता है, एक लेटिस स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है एक सिंपल पॉइंट में देखो, अगर मैं यहाँ पे ब्लू से शो करूंगा सोडियम और ब्लैक से शो करूंगा Cl, ठीक है। ये आयन फॉर्म भी होंगे Na+Cl-, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे क्या है सोडियम है, यहाँ पे अगर सोडियम है तो उसके सराउंड में क्या होंगे, क्लोरीन, इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्लोरीन, ये क्या है, यह है सोडियम, ठीक है। और इस क्लोरीन के जस्ट साइड में क्या होगा, सोडियम होगा, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। अगर हम लोग यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे सेंटर लाइन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग किसी क्लोरीन को कंसीडर करते हैं, राइट, ये क्लोरीन को कंसीडर कर लो, इस क्लोरीन के इस साइड होगा सोडियम, क्लोरीन के इस साइड होगा सोडियम, क्लोरीन के इस साइड होगा सोडियम। तो ठीक है, यहाँ पे क्लियर सा पता चल रहा है कोई एक आयन को ले, या तो सोडियम के लिए तो क्लोरीन के लिए। तो अगर हम लोग क्लोरीन को कंसीडर करें, अगर हम लोग सोडियम को कंसीडर करें, तो सोडियम के सराउंड कितने क्लोरीन होंगे, सोडियम के सराउंड होंगे 6 क्लोरीन। देखना ये सोडियम है 1 2 3 4 5, और ये सेम स्ट्रक्चर ऊपर भी हुआ तो क्या हो जाएगा 6, सोडियम के ऊपर क्या आएगा 6। जैसे यहाँ पे देखो, इसका सेंटर मैंने ड्रॉ किया है क्लोरीन, ठीक है। ये क्लोरीन, इसके सराउंड सोडियम देखो कितने हैं, एक क्लोरीन के सराउंड सोडियम देखिए, क्लोरीन सोडियम कितने इसके सराउंड, एक यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 एंड 6, टोटल क्या होता है एक क्लोरीन के सराउंड कितने 6 सोडियम, बस एक सोडियम को सराउंड कितने हैं टोटल 6 क्लोरीन। तो इस तरह का इनका अरेंजमेंट होता है। तो इनका कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं है, जैसे मैंने बात किया था ये H2O, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में घूम रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म को शो होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पूरा परफेक्ट अरेंजमेंट होता है। तो हम लोग कोई NaCl को सेपरेट नहीं कर सकते, NaCl
यहाँ पे हो सकता है, वहां पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, जालीनुमा स्ट्रक्चर बन चुका है। इसलिए इसका नाम, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसी को फार्मूला मास बोला जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बोला जाता, बल्कि क्या बोला जाता है, फार्मूला मास। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता मॉलिक्यूलर फार्मूला मास में। मॉलिक्यूलर फार्मूला जब मॉलिक्यूल फ्री फॉर्म में, फार्मूला मास जब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, रेशियो निकल जाता है ना, 6 इसका और 6 उसका। तो इस तरह क्या बना, ये रेशियो बना। उस रेशियो के हिसाब से क्या किया जाता है, इसका सिंपल रेशियो क्या बना, NaCl। और अब इसका जो मास होगा वो क्या होगा, 23 किसका होगा, सोडियम का, और 35.5 किसका होगा, क्लोरीन का। इसका टोटल मास होता है 58.5 क्या, AU। ठीक है, इसको ग्राम पर मोल भी आता है, ग्राम पर मोल आप अभी देखेंगे आगे। तो फार्मूला मास में ज्यादा कुछ खिचड़ी नहीं है, सिंपल सा है। इस तरह स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम लोग मॉलिक्यूल को फ्री फॉर्म में नहीं देख पाते। हम लोग सिर्फ सिंपल रेशियो देखते हैं कि एक सोडियम के लिए 6 सोडियम के लिए 6 क्लोरीन है, तो रेशियो क्या बना, 1 का रेशियो, 1 सोडियम 1 Cl, फार्मूला मास। ठीक, कितना होगा, 58.5। नेक्स्ट है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। देखो सबसे पहले मोल कंसेप्ट या मोलर मास वाला कंसेप्ट क्यों आया, क्यों यूज किया गया, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग बात करते कि हमारे जो डेली लाइफ में हम लोग देखते कि जो ज़्यादा नंबर है उसको सिंप्लीफाई करें, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग कुछ वर्ड यूज़ करते हैं। ज़्यादा नंबर में कोई आइटम हो ना, उसको सिंप्लीफाई करने में हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ यूनिट यूज़ करते हैं। यूनिट भी नहीं बोल सकते, यूनिट बोल दो चलो, ज़्यादा नंबर्स हो। हम लोग देखो एक चीज़ याद है आपको, डजन। डजन में कितने आइटम होती है, 2 आइटम। हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उनको जैसे बनानास लेते, बनाना हम लोग डजन के भाव में लेते, तो बहुत सारे बनानास है, बहुत सारे बनानास है, तो उसका रेट कैसे लगाया जाए, है ना। 1 पर बनाना लगाना थोड़ा सा, क्योंकि 2 रुपया पर बनाना है, सब अजीब लगता है ना। तो क्या डजन के भाव से रखते हैं, 20 रुपया डजन, 30 रुपया डजन, जो भी उनका भाव होता है। तो क्या डजन क्या होता है, एक इसको क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है, आइटम नंबर ऑफ आइटम क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है। इसलिए हम लोग यूज करते हैं डजन। ज्यादा नंबर्स है तो नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होता है, इस तरह की चीजें यूज की गई है, आज भी करते हैं, डजन। और एक और वर्ड है, शायद हम लोग तो यूज नहीं करते, कहीं होता होगा यूएसए वगैरह में यूज। स्कोर का मतलब होता है 120 आइटम्स, ठीक है। और एक होता है, एक और एक इंग्लिश वर्ड है, ग्रोस, ठीक है। और इंग्लिश वर्ड 120 नहीं 20 आइटम्स, ठीक है। और इंग्लिश वर्ड ग्रोस, ग्रोस के लिए होता है 144 आइटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ 12 आइटम्स के लिए होता है डजन। नंबर ऑफ 20 आइटम्स के लिए यूज होता है स्कोर। नंबर ऑफ 144 आइटम्स के लिए यूज होता है ग्रोस। तो इस तरह क्या होता है, बहुत ज्यादा नंबर हम लोग उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जब बात होती है एटम्स की, तो एटम्स तो बहुत छोटे हैं। आप मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक हमारे घर में यूज होता है, हमको पता चल गया कि सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। सोडियम क्लोराइड हम लोग पिक करते हैं हमारे हाथों में, ठीक है। थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, चिपटी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड ले लिया, पिंच, सब्जी में ऐड करते हैं। क्या हमको पता भी उस एक चिपटी, एक चुटकी सिंदूर, उसी तरह समझ लो, है ना। तो एक चिपटी जो नमक होता है, एक चिपटी नमक हम सब्जी में डालते हैं, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके, हमको मतलब सोच भी नहीं सकते इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक सिर्फ क्या होती है, वो 1 पिंच ऑफ सोडियम क्लोराइड जब हम नमक लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं सोडियम क्लोराइड के। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इतने सारे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी क्यों, देखो एक जरूरी क्यों है, देखो
एक सिंपल आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ठीक है, अगर हमको वाटर बनाना है, हमको क्या बनाना है, वाटर बनाना है। कितना बनाना है हमको, वाटर बनाना है, H2 बनाना है। ठीक है, H2 कैसे बनाना है, हम लोग को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है H2। हम क्या बनाना है, अभी कैसे करेंगे हम लोग, हम क्या एक हाइड्रोजन को उठा पाएंगे, हम लोग एक हाइड्रोजन को पिक करेंगे, किसी एक हाइड्रोजन ले लो और एक दो सॉरी कितना है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ले लो, उठा लो और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पिक करो, दोनों में रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H2। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग मॉलिक्यूल्स को पिक नहीं करते बिकॉज वो बहुत छोटे होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसके यूज किया जाता है मोल्स, उसके लिए यूज किया जाता है मोल। अभी मोल क्या है, मोल भी क्या है, जैसे एमओ के लिए हमको स्टैंडर्डाइज किया था उस तरह मोल भी कैसे बनाया, इस तरह सिंप्लीफाई करने के लिए मोल बनाया, नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया था, नंबर ऑफ मोल क्या आते हैं, C12। ठीक है, 12 ग्राम C12 है ना, कितने 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने C12 आइसोटोप होंगे। नंबर ऑफ मोल, मोल मतलब 1 मोल मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ C12 आइसोटोप इन 12 ग्राम, नंबर ऑफ C12 आइसोटोप इन इट्स 12 ग्राम। C12 आइसोटोप 12 ग्राम C12 है, 12 ग्राम C12 ले लो, 12 ग्राम C12 ले लो, उसके अंदर कितने एटम्स होंगे C12, वो क्या हो जाएगा 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल आप इतना इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, और क्योंकि बुक में तो पूरी लैंग्वेज में दे रखा है, नंबर ऑफ C12 आइसोटोप, एटम लिख दो, आइसोटोप नहीं, एटम लिख दो, एटम इज 12 ग्राम। ठीक है, इसके 12 ग्राम सब्सटेंस में कितने एटम है, वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ 1 मोल। वो क्या होता है 1 मोल मतलब क्या, नंबर ऑफ C12 एटम्स इन 12 ग्राम। तो ये कैसे निकालोगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, 1 मोल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग, तो 1 मोल के हिसाब से क्या बोल रहा है 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम C12, ग्राम पर मोल C12 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय, हमको क्या डिवाइड बाय क्या करना है, C12 के आइसोटोप की C12 आइसोटोप का हमको एटॉमिक मास डिवाइड करना है। एक पता है आपको 12 ग्राम लेंगे, 12 ग्राम के अंदर कितने, 12 ग्राम के अंदर कितने आइसोटोप होंगे। तो अगर हम लोग इसके 1 के इसको अगर 1 इसका 1 के मास से अगर इसे डिवाइड करते हैं हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ आइसोटोप मिल जाएंगे 12 ग्राम के अंदर। तो इसका मास कितना होता है, देखो C12 का मास होता है, हमने लास्ट टाइम लिया था C12 का मास 1.67 का 1.97 काफी लेंदी होता है, तो देता हूं मैं फिर से 1.992648 -23 ग्राम। ठीक है, एक C12 का मास कितना होता है, इतना। और ये क्या सब, ये कहां से मिलता है हम लोग को, ये मिलता है हमको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उससे पता चलता है। हम लोग खुद करते हैं, हम लोग कोई नया कंपाउंड डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, तो हम लोग उसके सैंपल के लिए भेजते, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए भेजते, तो हम लोग को भी आजकल बता, हम लोग जो भी मॉलिक्यूल कंपोज करते हैं उसका हम लोग को मास बता दिया जाता है। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल चल रहा है। तो उस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से C12 का मास कितना मिलता है, 1.9926%। उस मास से इसको डिवाइड कर दो, 10⁻⁻23। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्राम। ग्राम, ये क्या हो जाएगा, पर एटम हो गया। ठीक है, एक एटम का वेट कितना है, इतना है। ठीक है, तो 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, तो फिर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा काफी लेंगे 6.022
6 पॉइंट, आपको याद सिर्फ इतना रखना है 6.022 10 टू पावर 23, 23 माइनस 23 ऊपर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है 6.022 10 टू पावर 23, इसके इतना आपको याद रखना है, इसके आगे भी नंबर उसके आगे वाला आपको याद तो रखना है 1367, इसका 1367, इसके आगे वाला आपको याद नहीं रखना, आपको यहाँ तक याद हो गया बहुत हो गया, ठीक है ये इसका वैल्यू निकालता है। यहाँ पे देखना ग्राम से ग्राम कट हो चुका है, मोल का आइटम क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, एटम ऊपर आ जाएंगे, एटम ऊपर आ जाएगा, मोल क्या आ जाएगा नीचे, यहाँ पे मोल नीचे में क्या आ जाएगा नीचे, यहाँ पे एटम नीचे में क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू मिलेगी। तो 1 मोल किसी भी 1 मोल सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, कितने एटम्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.0221367, ठीक है तो ये क्या होंगे स्टैंडर्ड 1 मोल में कितने मोल होंगे, कि किसी के भी 1 मोल ग्राम पर मोल। अब देखो 1 मोल H2 मॉलिक्यूल है, 1 मोल H2 क्या है मॉलिक्यूल, इस 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स में, इस 1 मोल H2 मॉलिक्यूल में H2 के मॉलिक्यूल कितने होंगे, सिंपल है 6.022 1367 10 टू पावर 23, ठीक है 1367 याद रखने की जरूरत नहीं, 6.022 याद रखो काम खत्म, ठीक है तो 1 मोल H2 के अंदर कितने होंगे 6.0, 1 मोल H2, ये 1 मोल H2 के अंदर H2 के मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ H2 होंगे, ठीक है और इस चीज आपको बताता हूँ, अगर हम इसको नहीं किया, अगर ये साइंटिफिक नोट से हटा दे, साइंटिफिक नोट से अगर हम हटा दे इसको, तो साइंटिफिक नोट से हटाने के बाद देखो नंबर क्या बनता है 6022 1367, ठीक है ये नंबर है 1 मोल में नंबर कितने होंगे, इतने सारे नंबर होंगे, तो आप वो याद कर लेना कितना बिलियन बिलियन ट्रिलियन बिलियन कहाँ जाएगा पता नहीं, बेटर इज 10 पावर 23, ठीक है तो 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल में क्या हो जाएगा उतने मॉलिक्यूल्स होंगे। और यहाँ पे नहीं क्या हो रहा है, समझ हम लोग को, अगर हम लोग किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम की बात करते हैं, अब एटम कितने होंगे इसके अंदर, एटम कितने होंगे, ठीक है ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे, तो मॉलिक्यूल में देखो मॉलिक्यूल के अंदर कितने मॉलिक्यूल है, 6.022 मॉलिक्यूल कितने हैं 6.022 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम कितने निकलेंगे, हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन H2 कैसे निकलेंगे, 2 into क्या कर दो कितने 6.22136, जो भी आंसर आएगा 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है 12 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आएगा, तो हाइड्रोजन एटम H2 1 मोल H2 मॉलिक्यूल में, 1 मोल H2 मॉलिक्यूल में H2 मॉलिक्यूल कितने, लेकिन इसी H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने होंगे, तो एक H2 मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन कितने 2, तो 1 मोल के कितने होंगे 2 into 6.2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे सिंपल है 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल H2 के अंदर ऑक्सीजन कितना है 1, नहीं ऐसा समझ लो 1 H2 के अंदर ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1 मोल में कितना होगा 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, जो का चो ही रहेगा वही रहेगा, ठीक है 6. तो मॉलिक्यूलर कंसेप्ट मोलर मास आपको क्लियर है, ठीक है मोलर मास हम लोग देख लेते हैं, मोलर मास पाँच बज चुके हैं, सिंपल एक बार देख लो सिर्फ मोलर मास को लिए, किसी भी सब्सटेंस का मास जो दिया रखा है पीरियोडिक टेबल में या फिर हमारे बुक के पीछे, तो मोलर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का हम लोग क्या आता है 16 AU या फिर U इस तरह शो करते हैं, इसी ऑक्सीजन को नहीं क्या 16 ग्राम पर मोल में शो करते हैं, तो ये जो होता है ना कि 1 मोल ऑक्सीजन कितना होगा 16 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन कितना होगा 16 ग्राम, या फिर 16 ग्राम में कितने मोल के 16 ग्राम में क्या होंगे 1 मोल ऑक्सीजन होंगे, ठीक है ये क्या हुआ इसका मोलर मास हो गया, मोलर मास क्लियर है, 16 mm बोल दिया 16 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल ऑक्सीजन कितना होगा 16 ग्राम होगा,
यहाँ पे 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने होंगे, 1 मोल ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। 1 मोल ऑक्सीजन अभी मोल में क्या होता है, मोल भी हम लोग उस तरह कंसीडर कर सकते जैसे डजन ग्रोस हमने कंसीडर किया, मोल को भी हम उस तरह कंसीडर कर सकते, लेकिन मोल क्या होते हैं, छोटी नंबर ऑफ छोटे नंबर्स के लिए कंसीडर करने के लिए मोल यूज किया जाता है। जैसे 1 मोल स्टूडेंट्स, 1 मोल स्टूडेंट मतलब समझ लो 6.022 × 10⁻23, 1 मोल स्टार मतलब समझ लो कितने हो जाते हैं ना, तो 1 मोल स्टार मतलब 6.022 × 10⁻23 स्टार, ओके। तो उस तरह जैसे हम लोग डजन ग्रोस यूज करते हैं, ये 1 मोल हम लोग जो नंबर ज्यादा नंबर है जिनका ऐसे आइटम जिनके नंबर ज्यादा है दुनिया में वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एलिमेंट के लिए 16 ग्राम पर मोल, CO2 के लिए देखोगे तो 40 ग्राम पर मोल, तो 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम, अगर 44 ग्राम मतलब कितने CO2 हो जाएंगे, 1 मोल CO2 हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ओके।